Okay, the topic we are starting today is stack and queues. So before learning about stack and queues, we are talking about data structures. Okay. Now when we talk about data structures, ये जो topic है बच्चों stack और queue वाला, it comes under data structure. So while we were studying lists, 11th में जब हम लोग लिस्ट पढ़ रहे थे तब भी मैंने इस वर्ड को जिक्र किया होगा, इस वर्ड का जिक्र किया होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स का. तो डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब डेटा विच इज स्टोर्ड इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर. जैसे अगर हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, से a इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30. Okay, so what happens? All the variables are declared in RAM. Okay, सारे वेरिएबल RAM में लोकेट होते हैं. That's why when the program gets unloaded from the memory, ये सारे के सारे वेरिएबल्स अपनी वैल्यू लॉस कर देते हैं, राइट. सो A रैंडमली कहीं भी एलोकेट हो जाएगा, B भी कहीं पे भी रैंडमली एलोकेट हो जाएगा, और इसी तरह से C भी रैंडमली कहीं पे भी एलोकेट हो जाता है. When they are not structured, they are unstructured, they can be declared anywhere. Okay, हमें मालूम नहीं होता कि कोई भी वेरिएबल कहाँ पर मेमोरी में लोकेट होगा. सो वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट. आयुष, योर माइक इज ऑन. सकलानी. Okay, so but when data is stored, declared as structured, like when I am saying L as a list and we are adding some element to the list, so it is compulsory that all elements will be declared together in RAM. Okay, one after another. This will be the first element, second element, third element, fourth element, fifth element. So it will be declared in a sequence. Since data is stored in a sequence, it is being stored in a proper format. So this type of data is called data structure. The meaning of data structure is, make it very clear in your mind when we are talking about data structure. So there is a sequence of allocation and accession of data. जब हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे डेटा स्ट्रक्चर का, कि जब भी डेटा स्ट्रक्चर्स की बात होगी हमेशा एलोकेशन एंड एक्सेशन ऑफ डेटा विल बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. अब ये सीक्वेंस क्या होता है, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं. इफ यू आर लर्निंग स्टैक, देयर विल बी अ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट. If you are learning about a queue, so there will be a different format of data structure. हर डेटा स्ट्रक्चर का एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है. ऑलराइट, किस चीज़ का फॉर्मेट होता है? एलोकेशन का फॉर्मेट होता है. जैसे लिस्ट का एलोकेशन इस तरह से होता है, राइट. इसी तरह से स्टैक का एलोकेशन एक अलग तरह से फॉर्मेट में होता है. एलोकेशन और एक्सेशन अलग होगा, ये आपको ध्यान रखना है. सो एवरी डेटा स्ट्रक्चर हैज़ इट्स ओन एलोकेशन एंड एक्सेशन फॉर्मेट. अब एलोकेशन और एक्सेशन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है इसको. हालांकि हमारे टॉपिक्स के हिसाब से रेलिवेंट नहीं है, पर सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल ले रहा हूँ. एलोकेशन क्या होता है और एक्सेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. एक एग्जांपल सुनो कि मान लीजिए कुछ बच्चे मूवी देखने गए. विद द टीचर. ये सिनेरियो है हमारा, राइट. कुछ बच्चे टीचर के साथ एक मूवी देखने गए और टीचर ने कहा, बेटा तुम मुझे वहीं पे मिल जाना जहाँ पर मूवी हॉल है, वहाँ पे मिल जाना और हम मूवी देखने चलेंगे. ऑलराइट. बच्चों ने कहा ठीक है. टीचर ने क्या किया, पहले ही टिकट ले ली, ठीक है. और मान लीजिए उस दिन जो मूवी हॉल था वो खाली था, तो टीचर ने क्या किया, मान लीजिए 10 बच्चे थे,
सीट नंबर 6 से लेकर के 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 15 तक सीट ले ली उन्होंने, ठीक है, और अपने 10 बच्चों को सीक्वेंशियली बैठा दिया। यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 10 बच्चे को एलोकेट कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो एलोकेशन क्या है, सीक्वेंशियल है, because they have been allocated in a sequence. Now if teacher wants to pick a particular child, okay, if the teacher wants to pick a particular child, she can randomly pick any child, okay. So यहाँ पे accession क्या है, access कैसे कर रही हैं वो, she is capable of accessing child in random order also. sequence order में तो वो ले ही सकती हैं, पर वो random order में भी child को access कर सकती हैं, क्योंकि एलोकेशन क्या है, सीक्वेंशियल है, और रैंडमली भी एक्सेस कर सकती हैं वो, और चाहें तो सीक्वेंस में भी एक्सेस कर सकती हैं, ओके। अगर उनको चाहिए कि उनको 5th वाले बच्चे को लेना है तो सिंपली वो 6th से 5वां बच्चा उठाएंगे और अपना उससे जो भी बात करनी है वो कर सकती हैं। तो ये डिफरेंस हुआ एलोकेशन और एक्सेशन में, अगर हम एक सीन को फॉलो करते हैं। नाउ वी आर फॉलोइंग सम अदर सीन, जहाँ पे ये सेम मूवी हॉल है, पर इस बार ये हुआ क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग आ गए मूवी देखने, तो सीक्वेंशियल टिकट्स नहीं मिली, तो उन्हें जहाँ पर भी टिकट मिली, जिस सीट नंबर पर टिकट मिली, उन्होंने वहाँ की टिकट ले ली और अपने सारे बच्चों को एकोमोडेट कर दिया। ऑलराइट, यहाँ पर एलोकेशन कैसा हुआ बच्चों, रैंडम हुआ, जिसको जहाँ सीट मिली उसको वहाँ एलोकेट कर दिया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इन सारे बच्चों के या तो टीचर नंबर अपने पास रखे, या उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने क्या किया, पहले वाले बच्चे का सीट नंबर तो अपने पास रख लिया, मान लो ये 10 पे बैठा, ये 6 पे, ये 9 पे, ये 7 पे, ये 13, ये 20, ये 28 और ये 30। तो उन्होंने क्या किया, जो पहले वाला बच्चा है उसका सीट नंबर तो टीचर ने अपने पास रख लिया, और इस 10 वाले को बोला कि तू अगले वाले का सीट नंबर याद रख 6, 6 वाले को बोला कि तू 9 का याद रख, 9 वाले को बोला तू 7 का याद रख, 7 को बोला तुम 13 का याद रखो, 13 वाले को बोला 20 का याद रखो, 20 वाले को बोला 28 का याद रखिए, 28 वाले को बोला कि आप ये 20 है मान लीजिए, ठीक है, और इस तरह से इसको बोला 30 का याद रखो। दोबारा समझिए, पहले वाले बच्चे का सीट नंबर टीचर ने रख लिया, पहले वाले को बोला दूसरे वाले का सीट नंबर याद रखो, मतलब 6 याद रखो, दूसरे वाले को बोला कि 9 याद रखो क्योंकि अगले वाले बच्चे का सीट नंबर है, तीसरे वाले को बोला कि अगले वाले का याद रखो 13 होना चाहिए वैसे ये, और 13 वाले को बोला तुम अगले वाले का याद रखो। इस तरह से एक सीक्वेंस बना लिया हमने, ठीक है, ये सही है, पहले 7 नंबर था तो यहाँ 7 ही होगा। अब क्या है, क्योंकि एलोकेशन रैंडम हुआ है, तो क्या मैम 5th वाले स्टूडेंट को सीधा सीधा पिक कर सकती हैं? नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं 5th वाला कहाँ है। वो पहले वाले पे जाएंगी, फिर दूसरे वाले पे जाएंगी, फिर तीसरे वाले पे जाएंगी, फिर जाएंगी चौथे पे, और फिर 5वें पे आएंगी। तो यहाँ पे एलोकेशन जो है वो रैंडम है, इसलिए एक्सेशन जो होगा वो सीक्वेंशियल होगा। ये जो फॉर्मेट होता है बच्चों ये एक अलग तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको लिंक लिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो हमने इन 2 एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश की कि एलोकेशन और एक्सेशन हर एक का अलग अलग होता है। अब हम बात कर रहे हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में, जो है स्टैक और क्यू। कि स्टैक और क्यू में हमें क्या पढ़ना होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्टैक। स्टैक का मतलब होता है, हम जो स्टैक करते हैं यूज, वो लिस्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है। लिस्ट हमने पढ़ा हुआ है, तो हम लिस्ट के थ्रू स्टैक को यूज करेंगे। स्टैक किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है? स्टैक जो स्ट्रक्चर है वो है लीफो बेस्ड स्ट्रक्चर। लीफो बेस्ड होने का मतलब क्या हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप लोग शादियों में गए होंगे जरूर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो उसमें क्या हुआ, जहाँ पे खाना लगा हुआ है वहां पे लोगों ने प्लेट्स लगा रखी हैं ऐसे करके, ठीक है। प्लेट्स का एक स्टैक बना के रखते हैं। ये जो प्लेट का जो स्टैक है
इसको मतलब ये जो प्लेट्स का ये जो भी सजा रखी है इन्होंने, इसको स्टैक बोलेंगे। इसको स्टैक क्यों बोलेंगे? क्योंकि सबसे पहले कौन सी प्लेट लगी है? सबसे नीचे वाली, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और फिर ये इस तरह से। तो जो इस स्टैक में सबसे लास्ट में एंट्री ली, जिसने लास्ट इन किया, वो सबसे पहले इससे बाहर जाएगा। ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, इसलिए इस तरह के अरेंजमेंट को लीफो कहा जाता है। क्लियर है? जब भी कोई एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए किसी लिस्ट में कोई एलिमेंट डाले गए, तो जो एलिमेंट सबसे पहले डाला गया वो सबसे बाद में जाएगा, और जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया गया एलिमेंट वो सबसे पहले बाहर जाएगा। ये हमारा स्टैक का मॉडल होता है। ये तो एग्जाम्पल हमने दिया। अब एक एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक स्टैक है। स्टैक का मतलब एक लिस्ट है, ठीक है, और इसको मैंने खाली रखा है अभी, तो ये खाली स्टैक है, एम्प्टी स्टैक। स्टैक किस आइडिया पे काम करता है बच्चों? LIFO। और स्टैक के साथ 3 ऑपरेशंस पॉसिबल है। नंबर 1 पुश कहा जाता है पहले ऑपरेशन को, जिसमें नया एलिमेंट ऐड किया जाता है। जैसे इस स्टैक में अगर एक और प्लेट लगाई जाए तो वो पुश हो रहा है, ठीक है। जब इस वाले में जहाँ पे प्लेट्स रखी हैं, अगर कुछ नई प्लेट जोड़ी जा रही हैं तो उस समय कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? पुश हो रहा है। दूसरा होता है पॉप। पॉप का मतलब होता है रिमूव एन एलिमेंट। अब मुझे बताओ, इसी एग्जाम्पल के हिसाब से अगर इसमें कुछ नई प्लेटें जोड़ी गई और कुछ प्लेटें हटाई गई, तो कौन सी प्लेट सबसे पहले हटेगी? ये नीचे वाले तो नहीं हटेगी ना। जो हमने मोस्ट रीसेंट रखी है ऊपर, वही बाहर जाएगी। तो अगर आपसे कहा जाता है कि एक एलिमेंट रिमूव करो, तो आप ये नहीं पूछ सकते स्टैक में कि सर कौन सा एलिमेंट रिमूव किया जाए। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि फिक्स्ड है, ये स्टैक है, तो इसमें एलिमेंट हमेशा वही डिलीट किया जाएगा जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया गया है। क्लियर? सिमिलरली जब हम पुश की बात करते हैं बच्चों, तो ये नहीं पूछा जाएगा कि एलिमेंट कहाँ पे डाला जाए, हमेशा एलिमेंट सबसे ऊपर लास्ट में डाला जाएगा। और तीसरा जो ऑपरेशन होता है वो शो का होता है। शो का मतलब ये बताइए कि हमारे स्टैक की पोजीशन क्या है इस समय, यानी उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये बताना हमारा तीसरा फंक्शन होता है या तीसरा जॉब होता है। तो किसी भी स्टैक में 3 ऑपरेशंस होते हैं केवल, पुश, पॉप और शो। और ये बहुत इजी होता है, मतलब पाइथन में तो इतना इजी होता है, मैं क्या बताऊं। 1 लाइन प्रोग्राम होते हैं ये सारे। लेकिन जब हम C++ में पढ़ाया करते थे, वो दिमाग ख़राब हो जाता था बच्चों का, और हम लोगों को भी पढ़ाने में कई बार समझाने में बड़ी दिक्कत होती थी कि स्टैक और क्यूज इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, क्योंकि C++ में बहुत सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती हैं। पाइथन में एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, बट C++ में इतना इजी नहीं होता है, सो इट्स क्वाइट टफ। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरे पास ऑपरेशंस हैं 1 पुश, 2 पॉप, 3 शो, और ये एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के थ्रू मुझे एग्जीक्यूट करना है। मेन्यू ड्रिवन का मतलब क्या हुआ बच्चों? या तो यूज़र पुश मांगेगा, या पॉप मांगेगा, या शो मांगेगा, और 4th चॉइस होती है एग्जिट, कि हमारे प्रोग्राम को ख़त्म कर दीजिए। प्रोग्राम एक बार नहीं चलता, कई बार चलता रहता है ये प्रोग्राम, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा एक स्टैक है, इसका नाम मैंने ST रखा और ये इनिशियली ब्लैंक है। अब मैंने ऑपरेशन किया पहला, पुश 40, ओके, पुश 40। तो मैं इसको डायग्राम से बता रहा हूं आपको। तो मान लीजिए ये एक स्टैक है, ओके। अब क्योंकि ये स्टैक जो है लिस्ट से बना है, तो इसमें इंडेक्सेस होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर स्टैक की मैं कैपेसिटी की बात करूं,
तो कैपेसिटी कितनी है इस स्टैक की, ये लिख लेते हैं. कैपेसिटी ऑफ स्टैक is equal to 8. Okay, what is the capacity of this stack? 8. How can we say 8? Because it can have 8 elements. Okay, now initially the value of index, we call it top, is -1. Okay, so we have a variable top that is denoting the index. Since the index is blank, since the stack is blank, so the initial value of top will be -1. This is for this example only. Okay, normally हम कोडिंग में ऐसा नहीं करते हैं. तो टॉप की इनिशियल वैल्यू क्या ले ली मैंने, -1. ये क्या डिनोट कर रहा है कि हमारा स्टैक जो है अभी वो खाली है. जब कहा गया पुश 40, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 40 डाल देना है और आपके टॉप की वैल्यू प्लस होकर के हो जाएगी 0. दोबारा समझिए, इनिशियली देर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक, सो टॉप विल बी -1, डिनोटिंग देर इज नो एलिमेंट, द लिस्ट इज ब्लैंक. नाउ व्हेन वन पुश हैज बीन डन, top will be increased by 1, so -1 will be increased by 1, so it will become 0. Again push 35, then top will be 1 because it has to be increased every time an element is pushed to the stack. This will be 35. Next operation is asked, push 0, so new element 0 has been added and top will be 2. Is that okay? So every time an element will be pushed inside a stack, the index of top, the value of top will be increased and it will rise. Okay, now next is asked, push 83, so it has become 3 and this will store a new value 83. Now how many more values can be inserted? It depends upon the capacity of the stack, right? Since we are studying Python, so here list is unsized, it is not a static list. In Python, list is always dynamic in nature. The meaning of being dynamic in nature, you can have any number of elements in the stack. Since we are doing Python, if we are using Java, if we are using C++, their list is not dynamic, it is static in nature. So there must be some value, there must be some capacity of the stack, and beyond that capacity values cannot be inserted into the stack. Even here in Python also we can make a stack with limited capacity, but it depends what type of question has been given. So accordingly you will decide that whether this stack will be of limited capacity, means of static size, or it will be unlimited, it means dynamic size. Okay, now we have this scenario. Now pop has been called. Do you think any value will be passed to pop कि कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है? No, because it is a stack, so last inserted will be deleted. So you are not supposed to tell that which element is to be deleted. Then you can say when pop has been asked, this top which has become 3 will be reduced, it will become 2. This 83 will be there in the stack. Okay, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, चाहे इसको रख भी सकते हैं. ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम स्टैक के साथ डील करते हैं, वी कंसीडर दोज एलिमेंट इन द स्टैक विच आर लाइंग फ्रॉम 0 to the last element, that is top, for this example. Okay, again if we have asked for pop, ये भी चला गया, ये भी चला गया, फिर से पॉप मांगिए, फिर ये भी चला गया. ठीक है, अब हम कहाँ पे आ गए? यहाँ पे. फिर से पॉप मांगिए, ये भी चला गया, स्टैक हो गया खाली. अब अगर फिर से पॉप मांगा जाता है तो इस सिचुएशन को अंडरफ्लो बोला जाता है बच्चों, या फिर बोला जाएगा कि आप डिलीट नहीं कर सकते एलिमेंट को, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट विच कैन बी डिलीटेड. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो. जब आप किसी स्टैक से किसी एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते. कब नहीं कर सकते? जब एलिमेंट होगा नहीं, तो इस सिचुएशन को अंडरफ्लो बोला जाता है.
अगर आपका स्टैक कैपेसिटी वाला है, फिक्स्ड कैपेसिटी वाला है, तो 7 के ऊपर यानी अगर हम टोटल 8 एलिमेंट से ज़्यादा डालते हैं तो उस सिचुएशन को ओवरफ्लो बोला जाता है. ओके, अंडरफ्लो मीन्स व्हेन एलिमेंट कैन नॉट बी डिलीटेड, दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो, राइट. व्हाट इज अंडरफ्लो? व्हेन एलिमेंट कैन नॉट बी डिलीटेड. And overflow when cannot be added. Alright, so ये हमारा टोटल ऑपरेशन होता है स्टैक और क्यू का. बहुत इजी है बच्चों. ओके, 5 मिनट रह गए हैं. चलो मैं एक छोटा सा कोड लिख देता हूँ. हमने एक स्टैक लिया. ओके, ये पाइथन कोड है हमारा. इसको हम ग्लोबल ले रहे हैं बच्चों, ग्लोबल. ओके, नाउ आई एम राइटिंग अ फंक्शन डेफ पुश एक्स. एक्स वो नंबर है जो हमें स्टैक में पुश करना है. ओके, थोड़ा सा सोचिए कि जब हम पहला एलिमेंट डालते हैं और ये हमारे पास एक लिस्ट है, तो पहला एलिमेंट यहाँ आ गया, 45 आ गया हमारे. ओके, कौन से इंडेक्स पे आया? 0 पे. अगला एलिमेंट 41, 93, 84, 7. तो हम इस तरह से एलिमेंट्स डालते जा रहे हैं. तो बेसिकली हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें? अपेंड. तो आपको क्या करना है? सिंपल आपको लिखना है st डॉट अपेंड x और आपका फंक्शन खत्म हो गया. इट्स क्वाइट इजी. डेफ पॉप. ओके, इसको पॉप्स कर लेना क्योंकि पॉप नाम का एक मेथड होता है लिस्ट में. ओके, पॉप्स कर दिया इसको मैंने. नाउ अब अगर हम डिलीट करते हैं तो कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? लास्ट वाला. तो आपको याद होगा st डॉट पॉप अगर लिखा जाता है तो पॉप जो होता है वो लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है. एम आई राइट और नॉट? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और यू कैन स्पीक. रिमूव्स लास्ट एलिमेंट. Am I right or not? If no index is specified in pop, it removes the last element. Okay? Now, how can we check whether underflow is there or not? So, let me correct this. I can say if len of st is 0, एक तरीका तो ये होगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ st इज इक्वल टू ब्लैंक. ठीक है, तो प्रिंट अंडरफ्लो. एल्स अगर ऐसा नहीं है यानी स्टैक में एलिमेंट है तब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे st डॉट पॉप. ये मेरा दूसरा मेथड हो गया. अब तीसरा मेथड आता है डेफ शो. तो मेरे ख्याल इसको तो बताने की जरूरत है नहीं. प्रिंट st. ये हमारे स्टैक के प्रोग्राम बन गए. तीनों मेथड बन गए. बस अब हमें इसको ये सीखना है कि हम कैसे इसको मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, सो टॉपिक इज ऑलमोस्ट ओवर. कल इसका जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है उसको डिस्कस करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इसमें उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है.